हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर गुड। आप पढ़ाई अच्छे से कर रहे हो? नहीं कर रहे हो तो प्लीज 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 पढ़ाई स्टार्ट करो, क्योंकि अब बोर्ड बहुत ज्यादा करीब है और प्री बोर्ड से स्टार्ट हो चुके हैं। प्री बोर्ड में अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे तो कुटाई भी होगी, इसलिए अच्छे से पढ़ाई करो। ठीक है। अब देखो, पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। हम आज कार्बोनेट्स कंपाउंड चैप्टर हमने खत्म कर लिया। ओके। अगर आपने नहीं देखा है तो उसकी वीडियो जाकर उसका पूरा प्लेलिस्ट जो है उसको देखो, अच्छे से पढ़ाई करो। और उसमें बहुत इजीली मैंने कार्बोनेट्स कंपाउंड पढ़ाया है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो भी बताया है, क्वेश्चन भी सॉल्व कराए और भी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। लेकिन आज एक हम बहुत जरूरी चीज करने वाले हैं जो आप बच्चे ऐसे बुक में देख के हटा देते हो, बट दैट्स रियली इम्पोर्टेंट। गेस करो क्या? activities in your in every science chapter। आई गेस 7 से 8 या 10 एक्टिविटीज तो आपके में रहती हैं और आप जिसको इग्नोर मार देते हो। कॉन्सेप्ट पढ़ते हो, क्वेश्चन करते हो, इन टेक्स्ट करते हो, एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हो, कुछ तो इन टेक्स्ट क्वेश्चन भी नहीं करते हैं, तो वो सारा करते हो लेकिन एक्टिविटीज को इग्नोर कर देते हो। अब देखो, सीबीएसई बोर्ड जो है अब एग्जाम का काफी पैटर्न में चेंज कर चुका है। ठीक है। तो वो भी स्मार्ट हो चुके हैं, उनको पता है बच्चे रट के मार्क्स ला सकते हैं, तो अब उन्होंने चेंजेस कर दिए हैं। अब वो एक्टिविटी से भी क्वेश्चन पूछते हैं, एक्टिविटी से क्वेश्चन पूछ सकते हैं या उसी एक्टिविटी के क्वेश्चन को काइंड ऑफ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बना सकते हैं। तो आपको हर एक चीज पता होना जरूरी। तो हम आज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड जो कि आपका चैप्टर 4 है, उसमें जितनी भी एक्टिविटीज है वो सारी करेंगे। ठीक। उनके सबके आंसर्स आपको पता होने चाहिए। रियली रियली इंपॉर्टेंट है एक्टिविटी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अब सीबीएसई बोर्ड पूछता है। वो पहले टाइम में ऐसा था कि उतना ज्यादा रिसोर्स भी नहीं था, उतना ज्यादा मतलब बच्चों को पढ़ाया भी नहीं जाता था स्कूल्स में, ना इतने कोचिंग सेंटर्स थे। बट अभी क्या है, एजुकेशन और एग्जाम पैटर्न पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। तो अब क्या है, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड स्टडी ज्यादा है। अभी वो नहीं कि रटा दिया आपको। अभी हर एक बच्चा जो भी पढ़ाई कर रहा है वो ये जानना चाहता है ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, ऐसा नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। दैट मीन्स कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडी ज्यादा है, इसीलिए सीबीएसई बोर्ड भी उसी चीज को बढ़ावा देता है। दैट्स वाई वो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस पूछते हैं, एक्टिविटीज के भी क्वेश्चन पूछते हैं। तो एक्टिविटीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जितनी भी एक्टिविटीज हम सारी करेंगे और उसमें कौन कौन से कैसे कैसे क्वेश्चंस बन रहे हैं, उनका एक्सप्लेनेशन क्या होगा, उसमें क्या आंसर लिखेंगे, सब करेंगे, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो अपना कॉपी पेन निकाल लो, क्योंकि एक्टिविटीज जो है सबसे बड़ी बात है कि एक्टिविटी के आंसर्स लिखते कैसे हैं, क्या अगर आएगा तो उसमें क्या लिखना है, वो सारी चीजें लिखाऊंगी। पहले मैं बताऊंगी, समझाऊंगी, फिर उसका उसका आंसर लिखूंगी, सॉरी फिर उसका आंसर लिखूंगी। आप उसको नोट कर लेना, लेकिन पहले मेरी बात सुनना। नोट आप आराम से वीडियो को पॉज करके आराम से नोट कर लेना, बट पहले जो मैं बता रही हूँ वो सुनो कायदे से। ठीक है। तो चलो कॉपी पेन निकाल लो, स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी से। और चलो देखते हैं पहली एक्टिविटी क्या है। ठीक है। देखो, मैं यहाँ पे एक्टिविटी नहीं लिखूंगी, क्योंकि अगर मैं वो लिखने बैठी तो वो बड़ा ही लंबी हो जाएगा। एक्टिविटी आई होप आप अपनी बुक निकालो, मैं एक्टिविटी नंबर बता रही हूँ, वो करके चलो और उसका सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगी। तो एक्टिविटी 4.1 है कि मेक अ लिस्ट ऑफ 10 थिंग्स यू हैव यूज्ड और कंज्यूम्ड दिस मॉर्निंग, कंपाइल द लिस्ट। और ऐसा चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्टिविटी नहीं है, तो इसको आप अपने आप से ही कर लेना। एक्टिविटी 4.2 देखते हैं, जहां से हमारा इंपॉर्टेंट है और जहां से कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। देखो, एक्टिविटी 4.2 ऑन द पेज नंबर 67 आप देखते चलना। कैलकुलेट द डिफरेंस इन द फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर मास फॉर, पहला आपको दिया हुआ है बेटा, दिया है वो, दैट इज ए, दिया CH3OH एंड C2H5OH। ठीक। बी दिया हुआ है C2H5OH एंड C3H7OH। सी दिया हुआ है आपको C3H7OH एंड C4H9OH। ठीक है, ये दिया हुआ है। इज देयर एनी सिमिलैरिटीज इन दीज थ्री? पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है क्या कोई सिमिलैरिटी है इन थ्री में। देखो, अगर आप इसको और इसको देखो, इसमें क्या है, नहीं, पहला क्वेश्चन तो आपसे यही पूछा था, कैलकुलेट द डिफरेंस इन द फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर मासेस। कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर मासेस। तो देखो, अगर इसका और इसका फॉर्मूला देखो तो फॉर्मूले में डिफरेंस क्या है। जैसे अगर आप कहो C2H5OH माइनस CH3OH, तो क्या, देखो, इसमें एक कार्बन, इसमें दो कार्बन, एक कार्बन ज्यादा है। ठीक। 5 एक 6, 6 हाइड्रोजन, 3 एक 4,
4 हाइड्रोजन, यानी कि 2 हाइड्रोजन ज्यादा है। यानी कि जो डिफरेंस है फॉर्मूला में वो एक CH2 का डिफरेंस है, वो एक CH2 का डिफरेंस है। ठीक, सिमिलर इसमें देखो, अगर आप देखोगे C3H7OH माइनस C2H5OH, तो अगर ये देखोगे तो इसमें देखो 3 कार्बन, इसमें 2, एक कार्बन का डिफरेंस है। ठीक, एक कार्बन, यहाँ पर 7 एक 8, 8 हाइड्रोजन, यहाँ 5 एक 6, 6 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है, दैट इज CH2। ठीक, यहाँ देखो सिमिलरली C4H9OH माइनस C3H7OH, तो सिमिलरली यहाँ पे भी 3 कार्बन, यहाँ 4, एक CH2, सॉरी एक CH, और 9 एक 10, 10 हाइड्रोजन, यहाँ पर 7 और 8, 8, 2 हाइड्रोजन मिस, तो 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है। ठीक, एंड मॉलिक्यूलर मास में कितना डिफरेंस है, अगर अगर एक CH2 का डिफरेंस है तो जितना इसका मास होगा उतना डिफरेंस होगा मॉलिक्यूलर मास में, तो कार्बन 12, 2, 14, 14 यूनिट का डिफरेंस होगा हर में 14। ठीक, क्योंकि एक कार्बन का 12 हुआ, मॉलिक्यूलर मास 12 होता है, और 2 हाइड्रोजन 14, यानी देखो दोनों, जब दोनों में CH2 का ही डिफरेंस है तो उतना ही डिफरेंस तो उसके मॉलिक्यूलर मास में भी होगा जितना CH2 का मास है, तो CH2 का मास 14 है, तो 14 यूनिट का डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, ये तो आपका ए पार्ट हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, इज देयर एनी सिमिलरिटीज इन दीज थ्री? यस, अगर आप ध्यान से देखो सब में एक CH2 यूनिट का डिफरेंस है, और तीनों OH फैमिली से बिलोंग कर रहा है। ऑल दीज थ्री आर, बी आपको लिखोगे, ऑल दीज थ्री आर alcohols and all differ by one CH2 unit। ठीक, ये हो गया। अरेंज these alcohols in increasing order, increasing carbon atom to get a family। ठीक, देखो सी पर अरेंज करो, सबसे ज्यादा सबसे कम ये होगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये। ठीक है, तो CH3OH, क्योंकि जैसे जैसे कार्बन बढ़ेगा वैसे वैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ जाएगा, C2H5OH, C3H7OH, C4H9OH। ठीक, ये हो गया। कैन वी कॉल दिस फैमिली होमोलॉगस सीरीज? होमोलॉगस सीरीज क्या होती थी? होमोलॉगस सीरीज वो होती है जहां पे दो कार्बन चेन CH2 यूनिट से डिफर करे और फंक्शनल ग्रुप सेम हो। तो देखो CH2 यूनिट से डिफर कर रहा है और फंक्शनल ग्रुप सेम है, सेम फंक्शनल ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, तो इसमें लिख सकते हो यस, वी कैन से दिस इज अ होमोलॉगस फैमिली या होमोलॉगस सीरीज, है ना। इसके लिए आपको होमोलॉगस सीरीज क्या होती है वो कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अगला, जनरेट द होमोलॉगस सीरीज ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग अप टू 4 कार्बन फॉर द फंक्शनल ग्रुप। अब तो बाकी फंक्शनल ग्रुप के लिए बना लोगे, इसमें कोई वो नहीं है। ठीक है, ये हो गया। तो दिस इज द एक्टिविटी 4.2। इस तरीके से आपको, अगर वही मैंने हमेशा से कहा, अगर एक एक कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, चाहे वो एक्टिविटी हो, इंटेक्स क्वेश्चन हो, एक्सरसाइज हो, कॉन्सेप्ट का पता होना बहुत जरूरी है। अब कॉन्सेप्चुअल बेस्ड ही क्वेश्चन सीबीएसई पूछता है आपसे, वो रटे रटाए क्वेश्चन नहीं पूछता। ठीक है, इसको नोट कर लो, अब नोट कर लो। चलो 4.2 हो गई। अब हम नेक्स्ट देखेंगे 4.3 एक्सरसाइज। मैं पढ़ रही हूँ एक्सरसाइज, फिर उसका सोल्यूशन बताऊंगी। देखो पहले तो take some carbon compounds, naphthalene, camphor, and alcohol one by one on a spatula and burn them. Observe the nature of the flame and note whether the smoke is produced or whether the smoke is produced or not. मतलब obviously देखो, नैप्थलीन, कैम्फर एंड अल्कोहल। सबसे पहले आपको देखो, आपकी टेक्स्ट बुक में नैप्थलीन और कैम्फर के बारे में नहीं दिया हुआ है। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, नैप्थलीन और कैम्फर जो होते हैं वो होते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड। नैप्थलीन का फॉर्मूला अगर आप देखोगे, नैप्थलीन वो होती है कुछ दिस इज, नैप्थलीन का फॉर्मूला होता है C10H8, और जो कैम्फर होता है वो कुछ ऐसा होता है, यहाँ पे
दिस इज कैम्फर एंड अल्कोहल तो आप लोग जानते हैं OH, ठीक है। देखो ये दोनों होते हैं अनसैचुरेटेड, ठीक है। आप सोच रहे होगे आप कि अभी आपके लेवल पे ये कौन से मैंने डब्बे बना दिए हैं, इसका फॉर्मूला है C10H16O। देखो जितने भी ये कॉर्नर्स होते हैं, जितने भी कॉर्नर्स होते हैं, ठीक, ये होते हैं सी, जैसे कि यहाँ पे भी सी है, सी सी सी, दूसरा मार्कर लेते हैं। देखो ये जो कॉर्नर्स, अब आपके सिंप्लिसिटी के लिए बता रही हूँ, इतना आपको याद नहीं रखना, आप बस इतना याद रखना कि ये सी है, कार्बन 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 कार्बन, C10 बताया ना, 6 ये और 4 10, H8। अब देखो इस कार्बन का 1 2 3, एक हाइड्रोजन इसके साथ होगा, इसका 1 2 3 इसके साथ एक हाइड्रोजन, 1 2 3 इसके साथ एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, ठीक। अब अगर इसका देखोगे आप 1 2 3 4, इसका भी 1 2 3 4, इसका देखो 1 2 3, यहाँ 4, एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन, तो 4 इधर 4 इधर, H8। ये है नैप्थलीन। और कैम्फर का क्या, ऐसे यहाँ पे भी एक कार्बन, यहाँ एक कार्बन, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, हाँ, हर हर जो वो है एक एक कार्बन है उस जगह, ठीक। तो C10 होने चाहिए, 6 ये और एक ये होगा, एक दो नहीं, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ और एक 10, ठीक। ये 10 कार्बन हो गए। उस हिसाब से H हाइड्रोजन लगाते हैं वैलेंसी फुलफिल करने के लिए, दो यहाँ दो यहाँ दो यहाँ दो यहाँ, और यहाँ पे एक दो तीन, एक यहाँ, इसका एक दो तीन चार बना हुआ है, और इस कार्बन का एक दो तीन चार बॉन्ड बना है ना, और इस कार्बन का भी बना हुआ है, और इस कार्बन का एक ही बॉन्ड है, तीन यहाँ तीन यहाँ और इसका तीन यहाँ। तो उस हिसाब से आप काउंट कर सकते हो, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ 9 10 11 12 13 14 15, एक सेकेंड मैंने कहीं कुछ गलती की है। देखो ये इस तरीके से रहता है, ठीक। अभी अगर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो रहा है स्ट्रक्चर, अभी इतना समझ लो, इतना नैप्थलीन, अभी सिर्फ इतना ध्यान रखो, नैप्थलीन और कैम्फर होते हैं अनसैचुरेटेड और ये होता है सैचुरेटेड, सिर्फ इतना ध्यान रखो। फॉर्मूला भी नहीं ध्यान रहेगा तो भी कोई बात नहीं, फॉर्मूला नहीं ध्यान रहेगा कोई बात नहीं, अभी सिर्फ इतना ध्यान रखो, कैम्फर और नैप्थलीन अनसैचुरेटेड होते हैं और अल्कोहल सैचुरेटेड होता है, ठीक। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा क्या है इसमें। हाँ, ऑब्जर्व द नेचर ऑफ द फ्लेम एंड नोट वेदर स्मोक इज प्रेजेंट और नॉट। अब देखो क्योंकि वो अनसैचुरेटेड है, ठीक, अब वो अनसैचुरेटेड तो वो येलो फ्लेम के साथ जलेगा, मैंने आपको बताया था जब कंबशन पढ़ाया था, क्योंकि वो अनसैचुरेटेड है तो येलो फ्लेम के साथ जलेगा, बर्न्स विद येलो फ्लेम, है ना। और इसमें पूछ रहा है स्मोक होगा, ऑब्वियसली अनसैचुरेटेड तो कुछ तो रेजिड्यू छोड़ेगा, एंड लीव सम रेजिड्यू, ठीक। ये हो गया पहले वाले पार्ट का आंसर, फर्स्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्लेस अ स्मॉल मेटल अबव द फ्लेम, इज देयर एनी डिपोजिशन ऑन द प्लेट इन केस ऑफ एनी ऑफ द कंपाउंड, ऑब्वियसली नैप्थलीन और इसके नैप्थलीन कैम्फर के केस में वहां पर कुछ ना कुछ डिपोजिशन होगा और उसके केस में नहीं होगा, ठीक है, ठीक। यही पूछा था ना, हाँ। तो लिख सकते हो यहाँ पे सेकेंड, डिपोजिशन इन केस ऑफ naphthalene and camphor, ठीक। बहुत ज्यादा अगर आपको टिपिकल लग रहा है तो ये स्ट्रक्चर्स भूल जाओ, इतना ध्यान रखो। अगर आप एग्जाम में इतना भी लिखोगे कि नैप्थलीन एंड कैम्फर जो होता है वो अनसैचुरेटेड होता है, अल्कोहल सैचुरेटेड होता है, इसलिए नैप्थलीन और कैम्फर जो होगा वो येलो फ्लेम के साथ जलेगा और ये जो है कुछ रेजिड्यू छोड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर की डिपोजिशन नैप्थलीन और कैम्फर के केस में होगा, ठीक। हो गया ये थे 4.3, ठीक। आई होप समझ आई होगी, नोट कर लेना इसको, पहले बात सुना करो क्योंकि इसमें कुछ ऐसी चीजें होंगी एक्सरसाइज में जो आपको नहीं पता होंगी, तो इसलिए पहले जितना मैं कहानी सुना रही हूँ वो सुन लो,
लिख तो आप लोगे, ये कोई वो स्कूल वाली क्लास में तो हो नहीं कि नहीं रफ हो जाएगा तो फिर आप लिख नहीं पाओगे। आप वीडियो देख रहे हो, आप दोबारा से पीछे जाके बैक जाके लिख सकते हो, लिखने का कोई प्रॉब्लम नहीं। एक्सरसाइज 4.4 है, लाइट अ बर्नसन बर्नर एंड एडजस्ट द एयर होल एट बेस टू गेट डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लेम्स और प्रेजेंस ऑफ स्मोक। व्हेन डू यू गेट अ सूटी फ्लेम? देखो, सूटी फ्लेम मैंने कंबशन पढ़ाते टाइम ये चीज बताई थी कि किस केस में आपको सूटी फ्लेम मिलेगी, जब भी इनसफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई होगी उस केस में आपको येलो या सूटी फ्लेम मिलेगी। ठीक, तो जैसे फर्स्ट का आंसर 4.4 है, इसमें आप फर्स्ट का आंसर डायरेक्टली लिख सकते हो, इफ देयर इज नो sufficient supply of air, then due to incomplete combustion of even saturated हाइड्रोकार्बन के केस में, of even saturated हाइड्रोकार्बन तो पूछा गया था गिवन येलो सूटी फ्लेम, इवन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन गिव्स येलो सूटी फ्लेम। ठीक, ये हो गया। सेकेंड पार्ट आपका कह रहा है व्हेन डू यू गेट अ ब्लू फ्लेम? ऑब्वियसली जब सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होगी तो उस केस में आपको ब्लू फ्लेम मिलेगी, है ना। तो सेकंड में लिख लो, इन प्रेजेंस ऑफ sufficient supply of oxygen in presence of sufficient supply of air with oxygen it gives blue flame। ठीक, ये हो गई 4.4, ये तो सिंपल सा था। ठीक, नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं, इतना नोट कर लो। देखो, नेक्स्ट एक्टिविटी है 4.5, मैं पढ़ रही हूँ, आप भी अपने बुक में देख लो। टेक 3 ml ऑफ इथेनॉल इन अ टेस्ट ट्यूब एंड वार्म इट जेंटली इन अ वाटर बाथ। सबसे पहली बात, इथेनॉल लिया है और उसको वार्म कर रहे हैं। इथेनॉल को जब वार्म करते हैं या मतलब जब वो थोड़ा गर्म होता है तो फास्टर रिएक्ट करता है। ठीक, एक एक पॉइंट इसलिए बीच में बता रही हूँ। एड अ 5% ऑफ एल्कलाइन पोटेशियम पर मैग्नेट ड्रॉप बाय ड्रॉप। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए पोटेशियम पर मैग्नेट क्या होता है, दैट इज KMnO4। क्या हो गया, दिख रहा है? KMnO4 को हम बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक, ठीक है, आगे बोल रहा है डज द कलर ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट परसिस्ट इट इज एडेड इनिशियली। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डज द कलर ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट नॉट डिसअपियर व्हेन एक्सेस इज एडेड। ठीक, सबसे पहला आपको ये पता होना चाहिए कि इथेनॉल में जब पोटेशियम परमैंगनेट डालते हैं तो क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जब मैंने इथेनॉल की प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी उसमें आपको ये बताया था। ठीक है, इथेनॉल में जब भी पोटेशियम पर मैग्नेट डालते हैं तो जो पोटेशियम पर मैग्नेट है ये क्या है, एक है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये। ठीक, ये इथेनॉल को ऑक्सीडाइज करता है। इथेनॉल का फॉर्मूला CH3 CH2 OH इन प्रेजेंस ऑफ KMnO4, ये इसको ऑक्सीडाइज करता है और इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक, अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसको ऑक्सीडाइज कर रहा है तो खुद इट सेल्फ गेट रिड्यूस्ड, सॉरी, ये खुद रिड्यूस होता है। तो पहला क्वेश्चन जो पूछ रहा है डज द कलर ऑफ द पोटेशियम परमैंगनेट परसिस्ट व्हेन इट एडेड इनिशियली। तो क्या ये KMnO4 का कलर जो है पर्पल वो रहता है जब ये इनिशियली डालता है? नहीं,
पहले का आंसर होगा नो। क्यों? क्योंकि जब भी पोटेशियम पर मैग्नेट ऐड होता है इथेनॉल में, तो वो उसको ऑक्सीडेशन कर रहा होता है और खुद रिड्यूस हो रहा होता है, दैट्स वाई उसका जो कलर होता है वो फेड्स अवे हो जाता है। ठीक, और देखो, बिकॉज एज KMnO4 is an oxidizing agent and it oxidizes ethanol into ethanoic acid, ethanol into ethanoic acid, and itself get itself gets reduced. That's why uh, that's why during oxidation its color fades away. During oxidation इट्स पर्पल कलर, ये पर्पल कलर का होता है ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन, इट्स पर्पल कलर फेड्स अवे। ठीक, तो पहले का तो आंसर हो जाएगा नो। ये छोटे छोटे ऑब्जर्वेशन है जो आपको पता होने चाहिए, जो एक्सरसाइज के पॉइंट में पूछा जाता है, जिसको आप इग्नोर कर देते हो, बट एग्जाम में आ जाएगा तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट पूछ रहा है व्हाई डज द कलर ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट डज नॉट डिसअपीयर व्हेन एक्सेस इज एडेड। जब हम एक्सेस पोटेशियम परमैंगनेट ऐड करेंगे तो उस केस में क्यों नहीं कलर डिसअपीयर होता है? वो इसलिए बेटा, जब हम एक्सेस इथेनॉल सॉरी एक्सेस पोटेशियम परमैंगनेट इथेनॉल में ऐड करेंगे तो जब सारा इथेनॉल इथेनॉइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा तो उस केस में रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी। और जब रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी और इथेनॉल को इथेनॉइक एसिड सारा इथेनॉइक एसिड में कन्वर्ट हो ही चुका है और रिएक्शन स्टॉप हो चुकी, तो उस टाइम पे पोटेशियम परमैंगनेट जो होगा रिड्यूस नहीं हो रहा होगा और उस टाइम पे उसका कलर डिसअपियर नहीं होता है। तो इसमें लिख सकते हो कि व्हेन एक्सेस KMnO4 is added, all the ethanol gets oxidized into ethanoic acid into ethanoic acid and reaction stops. That's why KMNO that's why color of KMNO4 does not disappear. Color of KMNO4 does not disappear. ठीक है, तो ये है कॉन्सेप्ट इसके पीछे। ठीक, समझ आ, जितने देर समझा रही हूँ पहले समझ लिया करो, उसके बाद भाई चेप लेना, छाप लेना सब कुछ। मैं बता रही हूँ, वीडियो देख रहे हो उसमें पीछे जाके आप छाप सकते हो, इसलिए पहले मेरी बात सुन लो उसके बाद छाप लेना। अब छाप लो। ठीक, चलो छाप लिया। अब देखते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी, दैट इज एक्टिविटी 4.6। देखो 4.6 है, drop a small piece of sodium about the size of couple grain of rice into ethanol. What do you observe? चलो, बहुत अच्छी एक्टिविटी है। क्या बोल रहे हैं? इथेनॉल में, ये कौन सी एक्टिविटी है? 4.6। 4.6 इथेनॉल में थोड़ा सा सोडियम ऐड करना है। एक सेकेंड, ओके, हाँ, इथेनॉल में थोड़ा सा सोडियम ऐड करना। ठीक है, किया। मैंने जब आपको ये पढ़ाया था तो मैंने बताया था जब भी आपको इथेनॉल कहीं भी दिखे, सॉरी सोडियम कहीं भी दिखे इथेनॉल के साथ, यहाँ से एच हटाओ, वहां सोडियम लगाओ। CH3 CH2O माइनस, ओ को लकवा मार गया मेरे, O माइनस Na प्लस बना दो। ठीक, इसको क्या कहते हैं? आपको मैंने पढ़ाया है, अगर आपको पता होना चाहिए, अच्छे से पढ़ा है आपने, तो इसको बोलते हैं सोडियम इथॉक्साइड। और इसके साथ क्योंकि ये हाइड्रोजन निकला है, इसके साथ कौन सी गैस निकलती है? H2। अब इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 ले लो, यहाँ 2 ले लो, यहाँ 2 ले लो, और वो तो H2 है ही, 2 हाइड्रोजन के लिए। ठीक, ये हो गए, कर लिया हमने इतना। आगे एक्सरसाइज, आगे एक्टिविटी में क्या पूछ रहे हैं? व्हाट डू यू ऑब्जर्व? तो ये हमको देखने को मिलती है, ये रिएक्शन होती है। ठीक, ये सोडियम इथॉक्साइड का फॉर्मेशन होता है, लिख लो। ज्यादा होगा ये रिएक्शन लिखना और लिख देना व्हेन इथॉक्साइड,
When we add sodium into ethanol, sodium ethoxide is formed and hydrogen gas is released. Next question पूछ रहा है how will you test the gas evolved? पहले चैप्टर में आपको बताया जाता है कैसे एक बर्निंग स्प्लिटर आप गैस के पास लाओ, एक पॉप साउंड क्रिएट होगा जिससे हमको पता चलेगा कि ये हाइड्रोजन गैस है। ठीक, आंसर लिखना पड़ेगा क्या? चलो लिख देती हूँ। इसमें कैसे लिखोगे? बर्निंग स्प्लिटर लिख लो, बर्निंग स्प्लिटर is bought near the टेस्ट ट्यूब या स्मॉल टेस्ट ट्यूब में ही ऐड किया था ना। हाँ, टेस्ट ट्यूब कह लो या गैस नियर दी गैस गैस with burns with pop sound which confirms the presence of hydrogen gas, which confirms the presence of हाइड्रोजन गैस। ठीक है, आई होप समझ आए। चलो इतना कर लिया, बोर नहीं होना। आई नो बहुत ज्यादा लेंथी हो रहा है और बहुत हो गया। अभी अभी इसमें इतना ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी की बची हुई जितनी भी एक्टिविटीज है वो करेंगे। ठीक, आई होप ये समझ आओगे। और इस तरीके से ही एक्टिविटी से क्वेश्चन आते हैं, हर एक एक्टिविटी जो आप ऐसे इग्नोर कर देते हो, ठीक है आपने वो इग्नोर कर दी, बट ये लेक्चर देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम में एक्टिविटी से क्वेश्चंस आते हैं, दैट्स व्हाई इट इज रियली इंपॉर्टेंट। तो इस वीडियो को देखा होगा आपने, और प्लीज इसको देखने के बाद बस देख लिया और भूल गए नहीं, इसका नोट्स बना लेना, इसका नोट्स जरूर बनाना, क्योंकि स्कूल में भी एक्टिविटीज आई गेस नहीं कराते हैं टीचर्स। अगर आपके स्कूल में कराते हैं बहुत अच्छी बात है, बट अगर जिसके भी स्कूल में नहीं भी कराते हैं वो इग्नोर करते हैं, पर एग्जाम में पूछा जाता है तो उसके लिए आप इसके नोट्स जरूर बनाना, ताकि जब रिविजन करो तो आपके पास एक्टिविटी के भी आपके नोट्स होने चाहिए। ठीक, तो कहीं से भी कैसा भी क्वेश्चन आए आप कर लो, आपको फुल मार्क्स मिले। ठीक, thank you so much for watching. Please like, share and subscribe, and best of luck for your board exam.